गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के रिलेटिव मोशन पे बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा हुआ है ए बॉडी एट रेस्ट, कहाँ पे? x इक्वल टू 0 पे, ओरिजिन पे। कितने टाइम पे? एट t इक्वल टू 0। इट स्टार्ट्स मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलना शुरू करता है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी passes through x equal to 0 moving in positive x direction with constant speed. Okay, the position of the first body is given by xi and after time t that of second body is x2. After same time interval, which of the following graph correctly describe x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t? बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप ये समझो कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपको रिलेटिव का ग्राफ पूछा जा रहा है, रिलेटिव मोशन का ग्राफ। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से लिख लो और इसको पढ़ भी लो, ठीक है? फिर मैं इसको आपको समझाता हूं, ठीक है? देख लिया आपने? चलो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। तो सबसे पहली बात बच्चों यहां पे देखते हैं हम लोग कि जो हमारा पार्टिकल है वो दो पार्टिकल है, ठीक है? यहां पे हम लोग के पास जो पार्टिकल्स की संख्या है वो 2 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है x इक्वल टू 0। पार्टिकल नंबर 1 भी यहां से चलना शुरू किया। u1 की वेलोसिटी, u1 की वैल्यू है 0, पार्टिकल 1 की इनिशियल वेलोसिटी है 0, लेकिन पार्टिकल 1 के पास एक्सेलरेशन है a1 इक्वल्स टू मान लो a0, मान लो, नहीं दिया हुआ मान लेते हैं, ठीक? एट द सेम टाइम एक दूसरा पार्टिकल भी है जो इस पॉइंट, इसी टाइम पे, है ना, इसी टाइम पे वो पार्टिकल भी यहीं से गुजर रहा था। और वो पार्टिकल जो है बच्चों, उसकी वेलोसिटी जो है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दूसरा पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो मान लेते हैं उसकी स्पीड u2 की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मान लो v0, ठीक है? और इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो सुनो क्या होगा, कितना मजेदार काम होने वाला है। अब ये बस वो साइकिल और बस वाली बात है। इसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है। तो बस वही बात हो गई कि ट्रेन खुली है और तुम साइकिल से पहले से चल रहे हो, तो पहले तो तुम इसको पीछा कर दोगे, और बाद में क्या होगा, चूंकि तुम्हारी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है। अब वो ठीक है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो एक ना एक टाइम आएगा कि वो भी आगे निकल जाएगा। खैर वो बाद की बात है, देखते हैं हम लोग। तो फिर क्या बोल रहा है, ये सारा जो माजरा है आपका, ये है आपका एट t इक्वल टू 0 पे। ये सारा चीज कब हो रहा है बच्चों? t इक्वल्स टू 0 पे। ये सारा चीज जो हो रहा है t इक्वल टू 0 पे। किसी टाइम t पे तुमको पोजीशन निकालना है। कैसा पोजीशन निकालना है? x12। तो पहली बात समझो, x12 क्या होगा? x1 माइनस x2 का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? इसका मतलब पूछ रहा है आपको पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 पूछ रहा है, और वो भी टाइम के फंक्शन में। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करो, सबसे पहले जब रिलेटिव पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी चाहिए। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज u12, तो लिखेंगे u1 माइनस u2, और u1 की वैल्यू कितनी है? 0, और u2 की वैल्यू कितनी है?
आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा, तो देखो v नॉट आई, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनकी वो हो जाएगी v नॉट मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन क्या हो गया उसका माइनस आई। क्लियर है? देखते जाओ। अगर तुम सचमुच में सोचने लगोगे ना कौन आगे जाएगा कौन पीछे आएगा, बहुत दिक्कत आएगी। आप रिलेटिव पूछ रहा है तो रिलेटिव कहोगे, आपको कैसे पता लगा कि रिलेटिव पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ना x का ग्राफ ड्रॉ करना है टाइम के साथ, ना x2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है x1 माइनस x2। और मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि x1 माइनस x2 इज नथिंग बट दिस इज रिलेटिव पोजीशन। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब देखो हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, a12, तो दिस इज a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। तो बच्चों देखो a1 की वैल्यू जो है a0 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और a2 क्या है 0, तो a12 जो हो गया यहाँ पे a0 इंटू आई, और ये हो गया आपका 0, तो a1 आई। क्लियर? अब देखो सारा कुछ आ गया है। तो आप जानते हो तो रिलेटिव पोजीशन, इनिशियली तो दोनों का पोजीशन 0 ही था, उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, डेल्टा x12 है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगाएंगे। जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा, फाइनल रिलेटिव पोजीशन, दैट इज x12 फाइनल, फाइनल का मतलब टाइम t पे, और x12 इनिशियल, तो इनिशियल तो 0 ही होगा क्योंकि इनिशियली इसकी भी पोजीशन 0 थी और इस 1 की भी और 2 की भी। जैसे ये हो गया पार्टिकल नंबर 2 और ये हो गया पार्टिकल नंबर 1, तो लिखा हुआ है ना दोनों ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो यहां हमने 0 लिख दिया है, समझ गए ना। और ये जो x12 का पोजीशन है वो टाइम t पे। तो हम लोग जो है ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब देखो u12 की जगह क्या लिखोगे, तो u12 की जगह लिखोगे आप माइनस वी नॉट। क्यों माइनस वी नॉट, तो देख लो यहाँ पे माइनस वी नॉट है इंटू टी, और a12 की जगह लिखोगे प्लस, तो प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, थोड़ा ढंग से लिखते हैं हम लोग। तो x12 इज इक्वल टू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर माइनस वी नॉट टी, ये आपका इक्वेशन आया। अब देखो ये रिलेटिव पोजीशन, और ये x12 ही दरअसल क्या है, x1 माइनस x2। तो आपका जो इक्वेशन आया x12 इक्वल्स टू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर माइनस वी नॉट टी। अगर आप इसको y मान लो तो आपका जो इक्वेशन बच्चों यहां पे आ रहा है y इक्वल्स टू, ठीक है ना, और हाफ ए नॉट ये तो कोई कांस्टेंट है, तो y इक्वल्स टू मान लो बी टी स्क्वायर, है ना, बी टी स्क्वायर, टी की जगह आप x मान लो। ये इक्वेशन, मैं इक्वेशन को रिलेट कर रहा हूं बस कि आप जरा समझो कि ये कौन सा इक्वेशन है। तो आप यहां पे लिख दो बी एक्स स्क्वायर, मैथ का x है, मैथमेटिक्स का x है, अब वी नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू है एक, तो माइनस सी एक्स। तो ये इक्वेशन जो आ रहा है मैच कर रहा है बच्चों y इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो पहले तो आप इक्वेशन यहां तक लिख लो, फिर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो दोस्तों देखो अब यहां पे आपका ये इक्वेशन आया था कुछ देर पहले। तो एक काम करते हैं, हमने y एक्सिस पे ले लिया x1 माइनस x2, जिसको आप x12 भी बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टू, और यहां पे आपका है टाइम एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ में क्या सीखे थे कि ग्राफ कहां से शुरू करते हैं। तो देखो t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x12 की वैल्यू 0 आ जाएगी। बात भी सही है। तो t इक्वल टू 0 पे आपका x12 0 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ t 0 पुट करोगे। तो आप याद करो इनिशियली तो दोनों का जो लोकेशन था वो सेम था, तो इनिशियल पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो 0 ही होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों ने ओरिजिन से चलना शुरू किया है। तो ग्राफ यहीं से शुरू करेंगे। फिर क्या होगा,
अब फिर क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नॉर्मली इक्वेशन में क्या दिखता था कि t बढ़ने से या तो वो बढ़ता था और t घटने से वो या तो घटता था। यहां पे देखो ये प्लस के आगे भी t है, इसलिए ये कठिन क्वेश्चन है। प्लस के आगे भी t है और माइनस के आगे भी t है। देखो तो t के बढ़ाने से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि t बढ़ेगा कि t के वजह से घटेगा, नहीं समझे। t बढ़ाओगे तो ये वाला फैक्टर चाहेगा इसको घटाना, क्योंकि ये इसके आगे लगा हुआ माइनस, और ये वाला फैक्टर जो है ये चाहेगा बढ़ाना। तो x12 कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ x12 पे क्या असर पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए एक बिग क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है? अगर ये प्लस रहता तो दोनों में t का वैल्यू बढ़ाते जाते तो ये बढ़ता जाता। अगर ये दोनों में माइनस होता तो t का वैल्यू बढ़ाते जाते तो x12 नेगेटिव में बढ़ता रहता, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, तो हो जाओगे कंफ्यूज। तो अब एक काम करते हैं, हमें स्लोप से पता चल जाएगा। स्लोप देखते हैं इसका। तो स्लोप के लिए क्या करोगे? तो स्लोप के लिए आपको पता है, स्लोप के लिए आप y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है दैट इज dx12, उसको x एक्सिस वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो मान लो x12 को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और x12 की जगह जो है वो पुट करो यहाँ पे, तो क्या है वो? हाफ at²/dt। रूल नंबर 4 डिफ्रेंशिएशन का याद होगा, वहां से दोनों को अलग अलग कर लो। -v0 इंटू t/dt। क्लियर? अब चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो स्लोप जो निकल के आया बच्चों, तो देखो इसमें क्या होगा, हाफ a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर का पावर भी बाहर आ जाएगा। तो हाफ इंटू a इंटू 2, और पावर में से एक घटा लोगे तो हो जाएगा t, और यहाँ पे किसको आगे कर लोगे? v0 को। t हो गया v0 आगे, तो अंदर में क्या रह गया? dt/dt 1। अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो स्लोप आपका निकल के आ रहा है बच्चों, ध्यान देना, जो स्लोप निकल के आया वो क्या आया? at - v0। अब देखो एक मजेदार चीज तुम सीखने जा रहे हो। ये स्लोप जो आ रहा है आपका, ये स्लोप वेरिएबल है, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। स्लोप इक्वल्स टू क्या आ रहा है? at - v0। तो सुनो ध्यान से, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू जब 0 पुट किए तो t इक्वल टू 0 पे आपका x12 की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन t इक्वल टू 0 पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो at तो खत्म हो जाएगा, तो -v0 बचेगा। तो t इक्वल टू 0 पे स्लोप जो आएगा आपका वो आएगा -v0, यानी स्लोप जो होगा नेगेटिव। तो दोस्त इस क्वाड्रेंट में तो कभी भी ग्राफ जाएगा नहीं, ऐसे तो ग्राफ स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप को दिखाता है, ये भी आपका पॉजिटिव स्लोप को ही दिखाता है। तो ग्राफ ऐसे तो शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है। तो अब यहां से, और क्योंकि हमारा पहला स्लोप ही क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो पहला हिंट तो मेरे को मिल गया। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो अब देखो यहां पे कि पहला स्लोप नेगेटिव है, मतलब कि हम लोग या तो ऐसे ग्राफ को शुरू करें, आ रही है बात समझ में, और या तो हम लोग ग्राफ को ऐसे शुरू करें, क्योंकि यही दोनों का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। अब इसमें कौन सा स्लोप चलेगा? तो देखो सीधी सी बात, जैसे जैसे तुम t को बढ़ाओगे, है ना, t को बढ़ाओगे तो स्लोप घटेगा, नेगेटिव में घटेगा। पहले कैसे घटेगा? तो देखो, मान लो एक सेकंड के लिए, थोड़ा टफ है ये, समझ गया ना। तो स्लोप इक्वल्स टू, मान लो a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू 4 मान लेते हैं, 4t, v0 की वैल्यू 10 मान लो एक सेकंड के लिए। तो t इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना हुआ तुम्हारा? तो t इक्वल टू 0 पे स्लोप जो आया तुम्हारा वो आया -10, t इक्वल टू 0 पे। और t इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू 1 रखेंगे तो स्लोप आएगा हमारा -6। ठीक, स्लोप फिर हम लोग क्या करेंगे? t इक्वल टू अगर 2 रखें तो t इक्वल टू 2 पे हमारा जो स्लोप होगा बच्चों वो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -2, है ना। 2 इंटू 8 में से 10 गया -2। तो देखो स्लोप पहले नेगेटिव में घट रहा है, नेगेटिव हटा के देखना, 10, 6, 2। तो देखो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग यहाँ पे इसको मान लो रब कर दिया हमने,
इसको भी रब कर दिया। तो पहले जो है स्लोप मेरा नेगेटिव में घटता हुआ आ रहा है, ठीक। अब अगर t इक्वल्स टू 2.5 रखो, तो 2.5 रखोगे तो ये 10 माइनस 10 स्लोप 0 हो जाएगा, तो स्लोप जो हो जाएगा 0 भी होगा। कब 0 होगा? 2.5 पे। ये डाटा मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया। तो इसका मतलब स्लोप घटते घटते एक बार ग्राफ को एकदम ऐसे फ्लैट कर दो। फ्लैट क्यों कर दो? क्योंकि फ्लैट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लैट करने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर अब मजा आएगा। t इक्वल्स टू 3 रखो, t इक्वल्स टू 3 रखोगे, तो t इक्वल्स टू 3 रखोगे तो देखो क्या हुआ, 4 इंटू 3 12, 12 में से 10 गया तो 2, तो देखो स्लोप जो हो गया पहली बार अब पॉजिटिव आ गया, +2। t इक्वल्स टू 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 इंटू 4 16, 16 में से 10 गया तो 16 में से 10 गया तो 6। मतलब देखो बच्चों क्या मजेदार चीज है, पहले ये डिक्रीज किया फिर 0 हुआ, लेकिन अब ये पॉजिटिव में बढ़ने लगा। तो पॉजिटिव में स्लोप, बढ़ता हुआ स्लोप तो ऐसा ही होता है, तो इसका मतलब है ग्राफ ऐसे आके उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है इसके बाद जो ये ग्राफ है ये ऐसे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मतलब ये स्ट्रेट लाइन मत मान लेना, उसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, वो स्ट्रेट मत मान लेना, आप इसको स्ट्रेट मत मान लेना, उसको आप ऐसे कर दो, समझ गए ना? तो दिस इज द ग्राफ। तो ये इसमें थोड़ा डेंजर ग्राफ था, ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप है। तो देखो अब यहां पे 4 का रोल प्ले कर रहा है a और 10 का रोल प्ले कर रहा है v0, तब जाके ये ग्राफ जो है हमारा कंप्लीट आया। तो ये आप ऐसे मैंने लिख दिया है आपके समझने के लिए कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये ग्राफ कैसे मैंने ड्रॉ किया है तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने चॉइस को देखते हैं। तो अगर हम लोग चॉइस को देखें तो देखो अब कितना आराम से आप बता सकते हो। तो बताओ कौन सा आंसर हो गया? तो आप क्लियर कट देख सकते हो बच्चों, सोच के बताओ कौन सा आंसर हुआ इसमें से। यस, तो ये आंसर हो गया सेकंड, जो आप देख सकते हो। समझ गए ना? तो बच्चों इस तरीके से ये ग्राफ सॉल्व होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है 2 बच्चों के लिए, 2 चिल्ड्रन के लिए, और दोनों स्कूल से अपने घर को आ रहे हैं। तो स्कूल तो दोनों का एक ही है लेकिन घर अलग अलग जगह है, ठीक है ना। दियर होम्स, एक ए का घर है पी पे, ए का घर कहां पे है? पी पे, और बी का घर कहां पे है? क्यू पे, ठीक है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन ब्रैकेट्स बिलो। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन सही है वो हम लोग को सेलेक्ट करना है। यहां मिस प्रिंटिंग कुछ था इसलिए मैंने इसको रेड कलर से कर दिया है। पहली बात सुनो, ये स्कूल है ना। स्कूल दोनों का सेम जगह है, तो स्कूल पे मान लिया इसने ओरिजिन, और यहां से एक का घर है P और दूसरे की घर है Q पे। तो मैं नेक्स्ट डायग्राम पे पहले बनाता हूं। ये तो आपने लिख लिया होगा, चलो ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन का ही था। अब देखो दिस इज स्कूल, ओके, ये स्कूल है। स्कूल तो दोनों का एक ही होगा, एक का घर होगा, यानी ए जो है वो उसका ये रास्ता है। तो मान लो ए का घर है P पे, ठीक, और फिर B का भी घर होगा, तो B भी तो स्कूल से ही चलेगा। तो तुम देखो पहली बात कि इस एक्सिस पे पोजीशन यानी डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल दिया गया है, तो स्पष्ट तुम देख रहे हो कि B का घर जो Q है इसका कोऑर्डिनेट ज़्यादा है। मतलब कि अगर ये ग्राफ हम लोग यहाँ पे शो करें, ग्राफ में यहाँ बना देता हूँ दोनों के लिए। ग्राफ क्या दिया हुआ है? ग्राफ देखो, पहले ये आपका दिया हुआ है टाइम और ये दिया हुआ है x, ठीक है, और ग्राफ में P नीचे है, दिस इज P, दिस इज Q, ओके। और फिर क्या लिखा हुआ है बच्चों? A का ये ग्राफ है, दिस इज फॉर A, ठीक। और जो B के लिए है बच्चों, तो B के लिए आप देख सकते हो B का ऐसा है,
ठीक, तो पहली बात सुनो कि अगर इस पे x लिया हुआ है, इस पे t लिया हुआ है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं हम लोग 5 किलोमीटर, एक एग्जाम्पल के लिए, तो q का कोऑर्डिनेट हो गया 7 किलोमीटर। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये a का है और ये b का कर्व है। तो b का घर स्कूल से ज़्यादा दूर है, क्योंकि b के लिए देखो, आप स्कूल से तो दोनों x इक्वल टू 0 से तो दोनों ही चला है, लेकिन b का घर जो है वो 7 किलोमीटर पे है, यानी b जो है, b का घर ज़्यादा दूर है ना। दिस इज फॉर b। ये क्लियर दिख रहा है ग्राफ से। तो पहला जो ऑप्शन है, a लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन b, दिस इज राइट। a जो है स्कूल से तो नज़दीक रहता है, ओरिजिन पे स्कूल है, तो ये ऑप्शन सही है, a सही है। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है कि दोनों स्टार्ट स्कूल से चला कब। तो a तो चल दिया था मान लो t इक्वल टू 0 पे ही, और b कब मूव करना शुरू किया, तो मान लेते हैं यहाँ t इक्वल टू 3 सेकेंड्स है। तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि a अर्लियर चलना पहले चला और b बाद में चला। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है कि a स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन b। ओके बच्चों, तो ये बात पक्की है कि a पहले चला और b बाद में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चॉइस कहता है, अब ये ना तुम a अपॉन b है, ये मत पढ़ना, b को आप रब करके चलो, एक सेकेंड में रब कर दे रहा हूं। आप ये मान के चलो कि ये नहीं लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखा हुआ, ये रॉन्ग लिखा गया है। a वॉक्स फास्टर देन b। अब देखो दोनों में तेज कौन चल रहा है बच्चे। xt का जो स्लोप होता है, xt का स्लोप वो क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। और स्लोप जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो अगर देखें तो a का जो थीटा है, थीटा a, और b का जो है थीटा b। तो तुम देख सकते हो बच्चों बहुत आराम से, थीटा b ग्रेटर देन थीटा a, इसलिए tan थीटा b ग्रेटर देन tan थीटा a। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। बच्चों अगर देखा जाए यहाँ से तो b ज़्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि b का एंगल ज़्यादा है। कैसे एंगल ज़्यादा, क्यों ऐसा बोला जा रहा है बच्चों, x और t के बीच का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो tan थीटा से डिसाइड होगा, और थीटा जिसके लिए ग्रेटर होगा वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो जैसा कि बोल रहा है कि a वॉक्स फास्टर देन b, ये आपका रॉन्ग होगा। क्योंकि एक चीज़ और देख सकते हो बच्चों, रास्ते में देखो ये एक वो पोजीशन है जहां दोनों साथ आ गए। तो आप खुद सोचो, a पहले चला, b बाद में चला, b बाद में भी चल के a के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, और पहुंच नहीं गया बल्कि इसको ओवरटेक भी कर लिया b ने। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कर सकते, ऊपर वाला दोनों सही था, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है। फिर क्या बोल रहा है, a एंड b रीच होम एट सेम टाइम एट डिफरेंट टाइम। अब सेम टाइम पहुंचना है या डिफरेंट टाइम पहुंचना है ना। तो देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा। सेम टाइम पे पहुंचेगा, डिफरेंट टाइम, दोनों में तुमको करेक्ट करना है कि सेम टाइम पे या डिफरेंट टाइम पे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो इसको अगर डाउन करते हैं हम लोग, तो ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, तो यानी बाद में पहुंचा, यानी दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचा। ठीक है ना। और देखा जाए तो बी पहले पहुंच गया, तो आंसर होगा बी पहले पहुंच जाएगा, यानी दोनों डिफरेंट टाइम्स पे अपने घर पहुंचेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो, फिर बोल रहा है कि इन दोनों में ओवरटेक कौन किसको करेगा। तो बच्चों ओवरटेक करेगा बी, क्योंकि बी देखो यहां इससे आगे निकल गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी इसको बीच में ही कहीं क्रॉस करेगा। तो बी ओवरटेक्स ए, बी जो है ओवरटेक करेगा ए को। कह रहा है एक बार कि दो बार, तो बी ने ओवरटेक किया ए को, लेकिन एक बार ही, क्योंकि एक बार ही दोनों की पोजीशन सेम हुई, उसके बाद बी तो आगे ही निकल गया आपका। क्लियर है। इसके बाद बी आगे ही निकल गया, और देखा जाए तो एक टाइम पे ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक का मतलब होता है सेम टाइम पे सेम प्लेस पे। ओके, उसका बी आगे ही चलता चला गया।
तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि एट वंस। क्लियर? चलो, तो इसमें हम लोग को इसमें हम लोग को क्या करना था कि इन दोनों में से सेलेक्ट करना था कि कौन सा सही है। तो डिफरेंट सही है, सेम वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फिर कहता है बच्चों कि ये तो हो गया, ए ओवरटेक करेगा किसको? ए ओवरटेक करेगा, सॉरी, बी ओवरटेक्स किसको? बी ओवरटेक्स ए को। तो यहाँ बी में, यहाँ पे हम लोग बी को रब कर देंगे, मतलब जो रॉन्ग है उसको रब कर देंगे, है ना। तो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड, और यहाँ ट्वाइस नहीं है बल्कि वंस। इस तरीके से हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि अब यहाँ पे जैसे हम लोग किसको रब किए हुए थे, हम लोग यहाँ रब किए हुए थे ए लिव्स क्लोजर, तो बी को रब कर दिया क्लोजर, देन ए लिव्स क्लोजर, देन किससे नजदीक रहता है? बी से, तो यहाँ ए को रब कर दो। फिर बी स्टार्ट्स, सॉरी, ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर, तो यहाँ बी को रब करेंगे और ए को रहने देंगे जो हम लोग किए हुए थे। हम लोग क्या किए हुए थे? ए जो है आपका, ए पहले चला, और किसके पहले चला? आपका बी के, तो इसको रब कर दो। ए स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम बी। और फिर दूसरा क्या है? इसको कैंसिल करो, बी वॉक्स फास्टर देन ए, वी वॉक्स फास्टर देन ए, ठीक है ना। बी ए से ज़्यादा तेज चल रहा है, उसके पीछे वजह बता दिया मैंने। और ए और बी घर पे डिफरेंट टाइम पे पहुंचा, सेम टाइम पे नहीं, ये रॉन्ग है। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? बी ने ओवरटेक किया किसको? ए को, ठीक है ना। बी ने ओवरटेक किया ए को रोड पे, और 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार, वंस। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेक्ट करते चले जाएंगे। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन कर रहा था, आप चाहो तो यहां पे लिख लो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? कार ए इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन ए 2 लेन रोड। 2 लेन समझते हो ना? जैसे मान लो ये रोड है ना, ये रोड है। अब इस पे 2 लेन का मतलब है कि एक साथ 2 गाड़ी चल सकती है। और 2 कार्स बी एंड सी ईच मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, ऑन अदर लेन are approaching car A. Very good. At certain instant when distance AB equals to distance AC, that is 1 kilometer, the driver of B decide to overtake A before C does. What must be minimum acceleration of B so as to avoid the accidents? देखो बच्चों, पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लिया आपने? चलो देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे पूरा डायग्राम को समझें, तभी काम हो पाएगा। ये मान लो है रोड, और फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। ये आप बीच में मार्क बना दो। रोड में 2 लेन्स होते हैं बच्चों, जानते ही हो। ये कार जा रही है ए, ये ए है, ठीक। एक कार बी है और एक कार सी है। कहोगे ऐसा कैसे बना दिया आपने? तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये दोनों कार इसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात है, बी इधर से जा रहा है, सी इधर से जा रहा है। अब देखो एक बात समझो, ए से बी की जो दूरी है वो 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लिया, और सी भी आपका 1000 मीटर है। उस समय क्या हुआ कि बी ने डिसाइड किया, देखो लिखा हुआ है कि द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स, बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि मेरे को ओवरटेक कर लेना है। ये कैसे ओवरटेक करेगा बच्चों? क्योंकि देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ये चाहेगा कि हम आगे बढ़े और ऐसे चले जाए।
क्यों ऐसे इसको जाना जरूरी है? क्योंकि ये इधर से आ रहा है, तो टकराने से बचने से के लिए जब तक ये यहां पहुंचे, है ना, जब तक ये यहां पहुंचे तब तक इसको यहां क्रॉस कर जाना चाहिए, इससे पहले। ये बात समझते हो ना? तो इसके लिए B को थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि B के स्पीड और C के स्पीड सेम है। वेलोसिटी ऑफ B जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको एक फॉर्मूला पहले से ही पता होगा, या नहीं पता है तो आप लिख लो। जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी ऑफ B भी 15 है और वेलोसिटी ऑफ C भी 15 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? तो लेकिन C आ रहा है अपोजिट। अच्छा, A की वेलोसिटी कितनी है? तो A की वेलोसिटी जो है, A की वेलोसिटी जो गिवन है बच्चों, वो है आपकी कितनी? 36। तो 36 करोगे तो 36 इंटू 5/18, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करो, एज ए ऑब्जर्वर तुम जाके बैठ जाओ, तुम A पे बैठ जाओ। A पे बैठ के पहले B को देखो। तो A पे बैठ के जब B को देखोगे तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अगर आप निकालने जाओगे तो कितना निकल के आएगा ये? तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, सेम डायरेक्शन में तो घट जाता है ना। तो 15 माइनस 10, है ना, ऐसे भी लिखोगे, इधर जा रहा है तो 15i माइनस 10i, तो ये 5i आया, यानी B की वेलोसिटी 5 है। और C की वेलोसिटी अगर देखें, C की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में देखें, C की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में देखें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका? VC माइनस VA। तो ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे भी ऐड करोगे तो ये अपोजिट आता हुआ दिखेगा, तो ऐड हो जाएगा। ये 15 है और ये कितना है? 10 है ना, ये 15 है, ये 10 है, ऐड हो जाएगा तो -25i। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि इसको ये नजर आएगा कि ये इधर जा रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स में, और ये अपोजिट आ रहा है, तो माइनस साइन से डायरेक्शन आ रहा है। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि C की रफ्तार इसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में A को C ज़्यादा तेज आता हुआ दिखेगा, जबकि ओवरटेक पहले किसको करना है? A को करवाना है, तो सॉरी B को करवाना है। तो B को अगर पहले ओवरटेक करवाना है तो इसको 25, यानी C पहले पहुंच जाएगा, C के पहुंचने से पहले ही इसको क्रॉस कर लेना है ना। तो वही पूछ रहा है कि आखिर B को एक्सेलरेशन क्या लगाना पड़ेगा। तो सुनो पहली मेरी बात, पहले ये तुम पता करो कि C यहां कब तक पहुंचेगा। तो सीधी सी बात है, फॉर C, अब मोशन सब रिलेटिव देख रहे हो, मोशन ऑफ कार्स विद रिस्पेक्ट टू A। तो मान के चलो कि तुम A पे बैठ गए हो, तो A अब रुक गया है, तो A से सारा काम रिलेटिव चल रहा है। तो फॉर C विद रिस्पेक्ट टू A, तो C को देखो, तो C तो बेचारा आराम से आ रहा है। तो C की रफ्तार कितनी है? मैग्नीट्यूड कितना है? 25, और डिस्टेंस कितना तय करेगा ये? 1000 मीटर यहां तक पहुंचने के लिए। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात तो है नहीं, केस नंबर 2 से देख लो। तो सीधी सी बात है यहां पे बच्चों, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1000, और वेलोसिटी कितना है? 25 इंटू टाइम t। डायरेक्शन जो अगर तुम कहोगे इसे डायरेक्शन पुट करेंगे, तो डायरेक्शन पुट करोगे तो वेलोसिटी के आगे भी माइनस पुट करो, और डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है, तो माइनस माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएगा। तो टाइम निकल के कितना आया बच्चों? तो टाइम निकल के आया, इसको इससे कैंसिल करो, तो 40 सेकेंड्स में आपका C यहां पहुंचेगा। तो इसका मतलब है B को 40 सेकेंड से थोड़ा पहले पहुंचना है। तो दोस्तों, थोड़ा पहले को हम लोग बोल सकते हैं कि अगर t इक्वल टू 39.9999 पे भी पहुंच जाएगा थोड़ा पहले, तो भी कॉलिजन से बच जाएगा। अगर B ने टाइम लिया कितना? 39.999, तो भी अगर C जो है यहाँ 40 सेकेंड में पहुंच रहा है, और B अगर ये इतना टाइम में पहुंच के आगे निकल जाएगा, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों,
मैथमेटिकली इसको भी तो हम 40 ही लिखेंगे, तो हम 40 मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप ये मत करना कि सर 40 में ये आया 40 में वो आया, तब तो टक्कर हो जाएगी। बच्चे दिमाग में सेट करके रखो कि फिजिक्स में जब कभी भी ऐसा होता है तो मन में मान के चलते हैं एकदम पल भर, जिसको बोलते हैं सेकेंड का 1000वां हिस्सा पहले आ जाएगा, लेकिन इसको लिखते थोड़े ही हैं। क्लियर? तो इसका मतलब है बी को भी यहाँ 40 में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली 40 से थोड़ा पहले। तो बी आखिर 40 में यहाँ कैसे आएगा? तो बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं बी के लिए काम करता हूं। जल्दी से लिखो इसे दोस्तों। फॉर बी के लिए काम करते हैं। तो बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये भी 1000 मीटर, और ऊपर से ये पॉजिटिव एक्स में ही होगा। फिर बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी दी गई है? इनिशियल वेलोसिटी UBA, तो वो आपने निकाल रखा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमने निकाल रखा था 5 मीटर पर सेकेंड। देखो तो सही, आप देखो यहाँ पे ये है ना अपना 5I, तो वही 5 को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप देख ही रहे हो 1000 मीटर, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना होना चाहिए बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए का तो ऐसे भी एक्सेलरेशन 0 है ना। तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं ए कितना हो जाएगा? AB माइनस AA, तो AA तो 0 है, तो AB, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, जिसको आप चाहो तो A0 मान लो, वही A0 निकालना है। ठीक, चलो। टाइम 40 सेकेंड है, लेकिन मन में याद रखना 39.99, लेकिन वो मन में ही रखने के लिए। चलो अब देखते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे 1000। ठीक, U कितना है आपका? तो U दिया हुआ है 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 प्लस हाफ A0 इंटू 5 का इंटू 40 का स्क्वायर, दिस इज 1600। तो ऑटोमेटिकली बच्चों देखो ये कितना आ गया, ये 200 हो जाएगा। 200 इसमें से माइनस करोगे 800 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इंटू A0 इंटू 1600। बहुत अच्छी बात है। तो देखो 2 इधर ले आओगे तो आपका वो हो जाएगा 1600 इक्वल्स टू A0 इंटू 1600, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो A0 की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी B को मात्र 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से एक्सेलरेट करना होगा, तब जाके वो उसको पीछे कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कोई आंसर है क्या ऐसा? तो बिल्कुल है, चॉइस नंबर A। तो आप लिख लो इसे। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, मैं अगले क्लास में आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा उसको। तो फिलहाल आप देखो क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एन एलिवेटर, एलिवेटर समझते हो? एलिवेटर का मतलब होता है बच्चों लिफ्ट। एलिवेटर कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? लिफ्ट, लिफ्ट जो चलती है। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग, डिसेंड का मतलब गिरना, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म। टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट एलिवेटर स्टार्ट्स। जब एलिवेटर नीचे आना शुरू हुआ तो एक आदमी ने एक कॉइन को ड्रॉप किया। द कॉइन इज 6 फीट एबव द फ्लोर ऑफ एलिवेटर एट द टाइम इट ड्रॉप्ड। जब उस कॉइन को ड्रॉप किया गया उस समय कॉइन एलिवेटर के फ्लोर से 6 फीट ऊपर था। द पर्सन ऑब्जर्व्स, वो आदमी ऑब्जर्व करता है, कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर, ठीक है ना, फ्लोर डबल ओ होगा, फ्लोर इन 1 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट फ्रॉम दीज डाटा द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देख लिया आपने? चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहली बात, ये एलिवेटर है,
क्लियर। अब एलिवेटर मतलब लिफ्ट, और लिफ्ट तो मशीन से चलता है, लिफ्ट फ्री फॉल नहीं चलता, लिफ्ट किससे चलता है? मशीन से। इनिशियली एलिवेटर रेस्ट में था U0। उस समय एलिवेटर के पॉइंट किसी के अंदर एक आदमी ने 6 फीट ऊपर से एक कॉइन को ड्रॉप किया। कॉइन मतलब सिक्का, कॉइन मतलब सिक्का, वो जो सिक्का देखते हो ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का, वो है। और ये अभी ग्राउंड से कितनी हाइट पे है बच्चों? 6 फीट पे है। कितनी हाइट पे है? 6 फीट पे। अब कॉइन की भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0। अब एलिवेटर नीचे गिरने लगी, तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सॉरी निकालना है। अब कॉइन को आपने छोड़ दिया, तो कॉइन का जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो तो कॉइन तो जी से गिरेगा, क्योंकि कॉइन तो एलिवेटर के अंदर आपने उसको छोड़ दिया, तो फ्री फॉल होता हुआ गिरेगा। तो उसका एक्सेलरेशन जी, जो कि 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्योंकि फीट में काम यहां करना है, तो जी का वैल्यू आपको याद होगा, मैंने बताया था 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब इसके अंदर एक आदमी को ये पता चलता है कि ये कॉइन फ्लोर को स्ट्राइक करता है 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो वो पूछ रहा है कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या है। सबसे पहली बात, ये सारा चीज कौन देखता है? एलिवेटर के अंदर एक आदमी। तो सबसे पहले वो आदमी ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर कहाँ है बच्चों? एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है। तो जो एलिवेटर की एक्सेलरेशन होगी, वही एक्सेलरेशन इसकी भी होगी। ये ऑब्जर्वर है, तो इसका मतलब है ये खुद एलिवेटर में बैठा हुआ है और ये गिरते हुए कॉइन को देख रहा है। यानी ये रिलेटिव मोशन का मामला है। किसका मामला है बच्चों? रिलेटिव मोशन का। तो रिलेटिव का मोशन का देखते हैं, उसके हिसाब से बच्चों प्रॉब्लम को सोचेंगे। तो मोशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन लिफ्ट। लिफ्ट मतलब वही एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब होता है बच्चों लिफ्ट। ठीक है। तो एलिवेटर के अंदर जो ये ऑब्जर्वर है, उसके हिसाब से आप मोशन को देखो। क्लियर। तो अब यहां पे सोचो, सीधी सी बात, कि ये आपका इसके हिसाब से, इस आदमी के हिसाब से कॉइन ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो देखो, बाहर से क्या दिखेगा उसकी बात छोड़ दो, इस आदमी को तो यही नजर आएगा कि कॉइन यहां से चल के फ्लोर पे गिर गया, यहां से चल के फ्लोर पे गिर गया, क्योंकि ये आदमी तो एलिवेटर के साथ साथ ही आ रहा है ना। तो इसने देखा कि कॉइन यहां था, अब वो कॉइन यहां पे आएगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 6 फीट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड को -j से भी दिखा सकते हैं। अच्छा, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों दोनों का जो है, दोनों का अपना अपना 0 है, तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 ही होगा। मजा आएगा एक्सेलरेशन निकालने में। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्योंकि कॉइन का मोशन देखना है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, तो सीधी सी बात है, इसको कैसे लिखोगे? तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, यही करेंगे ना। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर के लिए E लिख दिया। तो कॉइन का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो कॉइन का एक्सेलरेशन को आप g मान लो, और किधर? नीचे की ओर, तो g माइनस j। ओके। और एलिवेटर भी किधर आ रहा है? नीचे। तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऐसा करो, मान लो a0, ठीक है ना, a0। तो ये माइनस फॉर्मूला वाला a0 अब माइनस j। क्लियर। अब इन -j को कॉमन ले लो, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल के आया बच्चों, वो डाउनवर्ड आया g माइनस a0, और डायरेक्शन किधर हो गया? नीचे की ओर। ठीक। और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो ये सारा डाटा आपके सामने आ गया। तो आप इसे जल्दी से लिखो। अब देखो, मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो दोस्तों देखो अब इक्वेशन, तो डेल्टा y रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट -6, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे ही है। कहोगे कैसे नीचे है? तो देखो,
जी माइनस ए नॉट और ये माइनस जे आपको दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका माइनस था, देखो माइनस जे, और एक्सेलरेशन भी माइनस जे में। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे हाफ और ए रिलेटिव की जगह जी माइनस ए नॉट, और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन है, इंटू टी स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये तो पहले पेज का है, यहाँ से हाँ। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो -6, तो माइनस माइनस प्लस कर लो, तो प्लस 1/2 जी के जगह 32 माइनस ए नॉट इंटू टी के जगह बच्चों 1 का स्क्वायर। 2 को इधर ले आओ, तो 2 को इधर ले आओगे तो 6 इंटू 2 12 इक्वल्स टू 32 माइनस ए नॉट, ये 1 हो गया। ए नॉट को इधर ले आओ, तो ए नॉट इक्वल्स टू 32 माइनस 12, दिस इज 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन आ गया 20 फीट। ठीक है दोस्तों, जिसे लिख लो, और कल हम लोग शुरू करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, चलो।